हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रैश कोर्स में। और आज डे 1 की शुरुआत हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के साथ। और ज्योग्राफी की शुरुआत हम करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से। अब आखिर जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है? तो देखो, अर्थ हमारी फ्लैट नहीं है। कहीं इस पे पहाड़ है, कहीं इस पे वॉल्केनोज है, कहीं इस पे प्लेट्यूज है। तो मतलब बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं जो कि कंटिन्यूसली चेंज भी होते रहते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फोर्सेस। वो क्या फोर्सेस हैं वो भी अभी हम आगे देखेंगे। बट इस चेंज को जब हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। यानी कि जियो मीन्स अर्थ, मोर्फ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो अर्थ पे जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं उनकी स्टडी को हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं, और ये मेजरली दो फोर्सेस की वजह से होती हैं, जो कि हैं एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती क्या है? एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड। तो जो फोर्सेस इनसाइड द अर्थ एक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। वहीं जो फोर्सेस आउटसाइड द अर्थ एक्ट करती है उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एक एक करके हम इनको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो ये हमने अपनी माउंटेन वाली वीडियो में भी समझी थी, बट यहाँ हम इसलिए शॉर्ट में समझ लेंगे। अगर आपने डिटेल में समझनी है तो आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस हमें दो तरह की देखने को मिलती है, एक होती है स्लो मूवमेंट और दूसरी होती है सडन मूवमेंट। अब अगर हम सडन मूवमेंट्स की बात करें तो इनको हम कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजास्टर आती है। और ये होते हैं हमारे वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक, जो कि सडनली ही आते हैं। कोई भी ऐसे हमें क्या बोलते हैं, कोई ये हमें नॉक नॉक करके गेट पे तो आते नहीं है ना, सडन आते हैं और बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफ ये लेके आते हैं अपने साथ, इसलिए इनको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट। स्लो मूवमेंट की बात करें इनको हम बोलते हैं डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, और ये हमारे दो तरह से हमें फर्दर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं वर्टिकल और दूसरे होते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल यानी कि अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, वहीं हॉरिजॉन्टल हमें देखने को मिलता है अगेन दो तरह से, जैसे कि कंप्रेशन एंड टेंशन। अब ये कंप्रेशन और टेंशन क्या है? अब हमारी अर्थ जो है वो अब हमारी अर्थ जो है वो काफ़ी सारी प्लेट्स में डिवाइड है। अब ये प्लेट्स जो है ये होती हैं स्टोन। ये एक तरीके से आप स्लैब्स की तरह देख सकते हो जिन पे हमारी पूरी अर्थ के फीचर्स लाई करते हैं। अब या तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी या एक दूसरे से अवे मूव करेंगी। जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर्सेज ऑफ कंप्रेशन। अब यहाँ पे आप इमेजिन करो, दो गाड़ियाँ एक दूसरे के सामने से आ रही हैं और सडनली उनके बीच में क्या होती है, टक्कर होती है। तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर वो क्या हो जाएंगी, चढ़ जाएंगी। और यहाँ भी ऐसा ही होता है कि ये जो प्लेट्स होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और उस वजह से यहाँ पे एक बेंट क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोल्ड। इस फोल्ड की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, माउंटेन का ओरिजिनेशन देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। और इसके हमें चार एग्जाम्पल याद रखने हैं विद लोकेशन। कि पहला हमारा होगा हिमालयाज, दूसरा हमारा होगा रॉकीज, तीसरा होगा एंडीज और चौथा होगा एल्प्स। तो हमें याद रखना है कि ये चारों जो है ये हमारे फोल्डेड माउंटेन्स हैं, और इनकी हमें लोकेशन भी याद रखनी है। यानी कि हिमालयाज तो हमें पता ही है हमारे इंडिया में है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज साउथ अमेरिका में है, और एल्प्स जो है वो यूरोप में है। ये हमने अपनी माउंटेन वाली वीडियो में भी कवर किया है। दोबारा से बता रहा हूँ, अगर नहीं देखिए तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद अगर हम टेंशन वाली फोर्सेस की बात करें तो ये अवे मूव करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगी फोल्टिंग। अब फोल्टिंग क्या होती है कि ये लैंड जो है ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अब ये लैंड दोनों तरफ ऊपर है और ये नीचे है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं गार्बेन। क्या बोलते हैं, गार्बेन बोलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि होस्ट और गार्बन जो है वो किससे एसोसिएटेड है। आपको दे देंगे कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस या नन ऑफ दी अबव। तो आपने बता देना है कि यस ये है डायस्ट्रॉफिक फोर्स से एसोसिएटेड, या फिर यहाँ पे कंप्रेशन और टेंशन भी डाल सकते हैं, तो भी आप अब आसानी से बता पाओगे। तो ये हमने बात की कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस की जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें एक्सोजेनिक की तो ये हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे जब हम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स भी कवर करेंगे। वापस आते हैं हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस पे। तो हमें तो लग रहा था एंडोजेनिक फोर्सेस खत्म हो गई, बट फिर तीन महानुभाव आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमने एंडोजेनिक फोर्सेस पे बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज दी है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन सी थ्योरीज ले आए, अब जरा मुझे भी तो बताओ। तो उनमें से सबसे पहले एक इंसान खड़े हुए जिनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था, एल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने कहा कि भाई मैं लेके आया हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैंने कहा भाई ये कौन सी बला है।
तो उन्होंने कहा कि अपना वर्ल्ड मैप देख रहे हो? मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ। कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, तो कैसा था? उन्होंने कहा स्टार्टिंग में लगभग 220 मिलियन साल पहले जितना भी लैंड मास था वो सब एक साथ इकट्ठा था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, ऐसा था क्या? उन्होंने कहा हाँ। और उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे पेंजिया। और चारों तरफ जो वाटर था उसको हम बोलते थे पैंथलासा। उसको हम क्या बोलते थे? पैंथलासा बोलते थे। बट सडनली आफ्टर 20 मिलियन ईयर्स ऑफ दिस टाइम, है ना कि अभी से 20 मिलियन ईयर्स, 20 मिलियन ईयर्स आफ्टर दिस टाइम यानी कि 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ कि ये जो लैंड था ये आपस में से भी सेपरेट होने लग गया। मैंने कहा पर ये सेपरेट हुआ क्यों? उन्होंने कहा अरे भाई सवाल बाद में पूछना, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा अच्छा चलो सुना दो। तो उन्होंने कहा कि ये जो लैंड था ये आपस से सेपरेट होने लग गया और बीच में जो वाटर बॉडी बनी उसको हमने बोला टेथिस सी। और जो नॉर्थवर्ड लैंड था उसको हमने बोला लोरेशिया और जो साउथवर्ड लैंड था उसको हमने बोला गोंडवाना लैंड। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने बोला कि भाई ये जो लैंड था फिर फर्दर भी ब्रेक हो गया और विद टाइम हमें जो आज का वर्ल्ड मैप है वो हमें देखने को मिलता है। मैंने उनसे कहा कि अब बात खत्म हो गई? उन्होंने कहा हाँ यार यही बात थी। मैंने कहा आपने बात तो बहुत बढ़िया बताई बट ये तो बताओ कि आप ये कह किस बेसिस पे रहे हो, आपके पास एविडेंस क्या है? तो उन्होंने कहा एविडेंस तो मैं लेके आया हूँ, मुझे पता था तुम यही सवाल पूछोगे। तो उन्होंने कहा कि देखो आप कि देखो तुम अपना वर्ल्ड मैप निकालो। मैंने फटाक से अपनी एटलस खोली। मैंने कहा हाँ जी मेरे पास है, ये रहा। कह रहे देखो अफ्रीका तुम्हें दिख रहा है? मैंने कहा बिल्कुल दिख रहा है। और साउथ अमेरिका तुम्हें दिख रहा है? मैंने कहा ये भी मुझे दिख रहा है। अब अगर तुम इनके कॉन्टिनेंटल शेल्फ को आपस में जोड़ो तो ये जो है एकदम परफेक्टली मैच करते हैं और जिसको मैंने नाम दिया है जिग्सॉ फिट। मैंने कहा अच्छा चलो ये तो मैं मान लिया बट ये कोई ठोस सबूत थोड़ी हुआ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो तो चेंज होते रहते हैं, ये कोई परमानेंट फीचर तो है नहीं। क्या है ये? कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो तो एक टेम्पररी फीचर है। तो इस बात से तो मैं आपकी पूरी तरह आपकी थ्योरी नहीं मानूंगा कि भाई जिग्सॉ फिट की वजह से आप ऐसा कह रहे हो तो मैं मान जाऊँ। उन्होंने कहा अरे मुझे पता था तुम नहीं मानोगे, तुम बहुत ही ढीठ किस्म के इंसान हो, इसलिए मैं और भी प्रूफ लेके आया हूँ। तो मैंने कहा जरा बताना। तो उन्होंने कहा दूसरा प्रूफ है कि अगर तुम बोटैनिकल और जूलॉजिकल एविडेंस देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि दो जो बहुत दूर कॉन्टिनेंट्स हैं आज के टाइम में, जैसे कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका, बीच में क्या पड़ता है? अटलांटिक ओशन प्रेजेंट टाइम में, उन दोनों में सेम तरह के आपको बोटैनिकल और जूलॉजिकल स्पीसीज दिख जाएंगे, यानी कि दोनों जगह सेम ही स्पीसीज है। मैंने कहा अच्छा बात तो अब थोड़ा आपकी बात में वजन लग रहा है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक हमारी थ्योरी है क्या साइमल्टेनियस इवोल्यूशन की, है ना, को इवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इवॉल्व भी तो हो सकते हैं ये स्पीसीज। उन्होंने कहा यार तुम तो मेरी हर बात काट रहे हो पर ये वाली नहीं काट पाओगे जो मेरा तीसरा प्रूफ है। मैंने कहा कौन सा? उन्होंने कहा कि प्लेसर डिपॉजिट्स तुम्हें पता है क्या होते हैं? मैंने कहा हाँ मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं, प्लेसर मतलब ग्लेशियल, ग्लेशियर डिपॉजिट्स जो होते हैं वो ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे कभी ग्लेशियर्स थे ही नहीं, यानी कि ट्रॉपिक्स वाले रीजन में। ट्रॉपिक वाला रीजन कौन सा होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक। इस रीजन में ग्लेशियर्स होने का बहुत कम चांस होता है बट यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाते हैं? ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिल जाते हैं। मैंने कहा अच्छा अब आपकी बात में वजन लग रहा है, पर चलो एविडेंस तो मैंने आपके मान लिए, पर ये आखिर लैंड जो है वो सेपरेट होने शुरू ही क्यों हुए? तो उन्होंने कहा ये भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा मैंने ना पता लगाया है और दो फोर्स मुझे मिली है। कौन कौन सी? एक मेरे को मिली है पोल फ्लीइंग फोर्स और दूसरी मिली है मेरे को टाइडल फोर्स। और इन दोनों फोर्सेस की वजह से ही ये मूव होने शुरू हुए। तो मैंने इसको भी काउंटर किया। मैंने कहा पोल फ्लीइंग फोर्स जो आप बता रहे हो और कह रहे हो कि ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से लगती है, जिसकी वजह से ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये टुवर्ड्स द इक्वेटर आपको देखने को मिलते हैं, बट ये तो एक इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है ही नहीं। साथ ही साथ टाइडल फोर्स जो आप कह रहे हो आप कह रहे हो कि ये मून और सन की ग्रेविटेशन की वजह से देखने को मिलती है। अगर ये लैंड को पुल कर सकते तो हमारी अर्थ जो है वो तो रिप अपार्ट ही हो जाती। यानी कि आपकी ये दोनों फोर्सेज जो है ये भी आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। तो ये हमारे हुए एविडेंस और इसके काउंटर्स, और इतना ही हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जानना है। तो मैं उनसे ये बात कर ही रहा था कि इतने में दूसरे भाई साहब खड़े हुए कि चलो यार ये जो एल्फ्रेड वैगनर कह रहे हैं इनकी बात तुम नहीं मानोगे बट मैं जो थ्योरी लेके आया हूँ वो तो तुम्हें माननी पड़ेगी। मैंने कहा चलो आप भी आ जाओ मैदान में।
उन्होंने कहा तुम्हें याद है पिछली वीडियो में तुमने बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो काफ़ी सारी लेयर्स में बटी हुई है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। मैंने कहा हाँ मुझे बिल्कुल याद है, वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो उसी वीडियो में मैंने एक चीज़ देखी थी कि जो मेंटल है उसमें प्रेजेंट है हीट। वो हीट जो है वो दो कारणों की वजह से है। एक आपकी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो डीके हो रहे हैं और हीट एमिट कर रहे हैं, और दूसरी जो आपकी प्रीमोर्डियल हीट है उसकी वजह से। अब ये हीट जो है ये रास्ता ढूंढ रही है बाहर निकलने का, और इसके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय ऊपर आके क्रस्ट को पेनिट्रेट करके बाहर आने के बजाय। और इसी वजह से जब वो ऊपर आती है तो वो क्रस्ट से टकराती है, बट क्रस्ट है बहुत ज़्यादा थिक, और उस वजह से वो बाहर ना आने की बजाय दोनों तरफ डाइवर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक कन्वेक्शन सेल देखने को मिलता है इनसाइड द मेंटल। मैंने कहा वाह यार आपकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको काउंटर नहीं करूंगा, बट इसके आप ये बताओ कि इससे हमें चेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं। वो कह रहे यार इतना तो टाइम नहीं मिला मेरे को कि मैं ये सब चेंजेस ढूंढ पाऊँ, बट हाँ मेरा एक दोस्त है। मैंने कहा कौन दोस्त है? तो उन्होंने बराबर में से हैरी हेस को बुलाया और कहा देखो ये जो हैरी हेस है, क्या है, हैरी हेस जो मेरा फ्रेंड है, इसने पता लगाया कि इस कन्वेक्शनल करंट की वजह से आखिर होता क्या है। तो मैंने कहा अरे हेस साहब आपने इतना बढ़िया रिसर्च किया, जरा मेरे को समझाओ क्या आपने रिसर्च किया। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने कन्वेक्शनल थ्योरी पढ़ी, में हीट बाहर आने की कोशिश कर रही है, कन्वेक्शनल करंट अंदर चल रहे हैं और रिजेस और ट्रेंचेस इससे बन रहे हैं, और इसी से मैंने एक नई थ्योरी बनाई है जिसको मैंने नाम दिया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसमें क्या होता है, मिड ओशियनिक रिजेस बनती है। क्या बनती है? मिड ओशियनिक रिजेस। रिजेस मतलब पहाड़, है ना, पहाड़ टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रिज बोलते हैं, और ये ओशियन के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये मिड ओशियनिक रिजेस बनती हैं, जो कि बनती है बिकॉज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज़। और ये वोल्केनिक एक्टिविटीज़ अगर तुम्हें याद हो कि भाई अर्थ, ये जो क्रस्ट थी, यहाँ पे आके लावा जो है वो डाइवर्ज हो रहा था, मैग्मा जो है वो डाइवर्ज हो रहा था, जिसकी वजह से ये प्लेट भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, और जो ये बीच में क्रैक बन रहा था इसको कुछ मैग्मा ब्रेक करके बाहर आ जा रहा था। क्या कर रहा था? बाहर आ जा रहा था, जिसकी वजह से ये बाहर आके सॉलिडिफाई हो रहा था और इन रिजेस को फॉर्म कर रहा था, और ये कंटिन्यूसली फॉर्म हो रही थी, जिसकी वजह से जो रिजेस के पास वाला एरिया है यहाँ पे आपको नया लैंडमास क्रिएट होता दिख रहा था। और वहीं जब ये जो आपकी प्लेट्स हैं ये अवे जा रही थी तो ये ट्रेंचेस में जाके डिस्ट्रॉय हो रही थी, जहाँ पे आपको पुराना लैंडमास डिस्ट्रॉय होता हुआ भी दिख रहा था। मैंने कहा वाह यार आप दोनों बहुत कमाल के लोग, आपको तो ज्योग्राफी में नोबेल दिलवाऊंगा। बट फिर मुझे याद आया कि ज्योग्राफी का तो नोबेल होता ही नहीं है। खैर फिर हम और आगे बढ़े और मैंने चौथे महानुभाव को उठाया। मैंने पूछा कि आप भी कुछ लेके आए क्या? उन्होंने कहा यार इन सब की थ्योरी तो ऐसी है कल को शायद तुम भूल जाओगे, पर मेरी थ्योरी से तुम जीवन भर चीज़ें सॉल्व करते रहोगे। मैंने कहा आप भी बताओ। उन्होंने कहा मैं लेके आया हूँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मैंने कहा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जरा मेरे को समझाओ। तो उन्होंने कहा कि पिछली वाली वीडियो जो थी तुम्हारी वो मैंने भी देखी है, और जिसमें तुमने बात की थी किसकी, लिथोस्फीयर की, और तुमने कहा था ये जो है काफ़ी सारे हिस्सों में बटा हुआ है जिनको हम बोलते हैं प्लेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। और ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती रहती हैं, है ना, या तो ट्रांसवर्सली मूव करती हैं या फिर टुवर्ड्स और अवे मूव करती हैं एक दूसरे के। तो ये जो एक दूसरे के ट्रांसवर्स या अवे और टुवर्ड्स मूव करती हैं, ये डिफरेंट रेट से मूव करती हैं। और रेट का यहाँ पे मतलब है कि कोई प्लेट अगर 5 सेंटीमीटर पर ईयर मूव कर रही है तो दूसरी हो सकता है 15 मूव करे, तीसरी हो सकता है 2 ही मूव करे, यानी कि हर एक प्लेट डिफरेंट डिफरेंट रेट से मूव कर रही है। और इनके मूव होने की वजह से हमें कुछ फिनोमिना देखने को मिलते हैं, कुछ बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे से अवे जा रही होंगी, ठीक है, डाइवर्ज हो रही होंगी, या फिर एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी और कन्वर्ज हो रही होंगी, या फिर एक दूसरे के ट्रांसवर्स मूव कर रही होंगी, तो हमें दोनों के बीच में एक बाउंड्री देखने को मिलेगी, और उसी बाउंड्री पे हमें कुछ लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। अब वो लैंडफॉर्म क्या है, चलो उनकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात करनी बनती भी है, तो बताओ जरा मेरे को। तो कह रहे सबसे पहले अगर मैं डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करूँ तो जो हैरी हेस ने कहा था हमें वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। हमें मिड ओशियनिक रिजेस देखने को मिलती हैं, और मिड ओशियनिक रिजेस पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, न्यू लैंडमास, न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट होने को देखने को मिल रहा था। इसी वजह से हम इनको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज बोलते हैं। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात कर रहे हो यार, आपकी बात में तो मजा सा आ रहा है सुनने में भी। और वहीं पे जहाँ हमें कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज देखने को मिलती है, अर्थक्वेक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है, यानी कि फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स भी
हमें देखने को वहाँ पे मिलते हैं डाइवर्जेंट एजेस पे। साथ ही साथ अगर मैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की बात करूँ, या तो हमें देखने को मिलते हैं फोल्ड्स, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी तब हमें क्या देखने को मिलेंगे, फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर एक प्लेट डेंस है और दूसरी लेस डेंस है, तो जो ज़्यादा डेंस है वो क्या कर जाती है, सबसाइड कर जाती है। और ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जब ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट या तो एक दूसरे के कन्वर्ज करेंगी या फिर ओशियन ओशियन कन्वर्ज करेंगी। और ये फोल्ड वाला सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल एक दूसरे के कन्वर्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये सब भी हमने डिस्कस किया था इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो जब ये कन्वर्ज करेंगी या तो हमें फोल्ड देखने को मिलेंगे या हमें देखने को मिलेंगे ट्रेंचेस, जब क्या होगा, सब्सिडेंस होगा एक प्लेट का दूसरे के नीचे। जबकि ट्रांसवर्स जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पे हमें ज़्यादातर सिर्फ अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं और वोल्केनो या फिर ट्रेंचेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये हमने बात की कुछ लैंडफॉर्म्स की। साथ ही साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वोल्केनोज और अर्थक्वेक की। इन थ्योरीज के बारे में जितना हमने डिस्कस किया है ये मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में वैसे भी ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड